चकवाल के नवाही इलाके में अहमदियों की इबादतगाह पर मुश्तइल अफराद का बलवा, अदम बर्दाश्त और अमन अमान पर उठते सवालात। आलमी बैंक ने सिंध दास मुआहदे पर गैर जानिबदार माहिर का तकर्रुर आर्जी तौर पर रोक दिया। क्या पाक भारत पानी की लड़ाई खत्म कर पाएंगे? और करप्शन मत करो या करप्शन को ना कह दो, ना की तशहीरी मुहिम पर अवामी राय। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। जब 12 रबीउ अव्वल के मुक़द्दस रोज़ एक मुश्तइल ग्रोह अहमदी इबादतगाह पर हमला करे, जलाओ घेराव कराव करे, इबादतगाह में घुस कर चीज़ों को जलाए, तो रियासत की नाकामी ही कहेंगे। ख़ास तौर पर जब चकवाल के ज़िले इंतज़ामिया को एक माह कबल ख़तूत भेजे गए थे, जिसमें एक मजहबी ग्रोह ने मुतनब्बे किया था कि अगर ये इबादतगाह उनके हवाले ना की जाए तो वो फिर सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इबादतगाह हमेशा से अहमदी बिरादरी की ही थी, तो हक़ तो उन्हीं का बनता है। ऐसा ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये हमला मंसूबे के तहत किया गया था। और आपको अगर कोई करप्शन ना करने को कहे तो क्या आप ऐसे ही आसानी से मान जाएंगे? नैब की SMS के ज़रिए इंसदाद करप्शन की आगाही मुहिम की नीयत तो अच्छी होगी, लेकिन तरीक़ा शायद इतना मुअस्सर नहीं है। शुरू करते हैं स्टोरी से। चकवाल के नवाही इलाके में अहमदी कम्युनिटी की इबादतगाह पर हमले ने जहां मुल्क में अदम बर्दाश्त का सबूत दिया है, वहीं पंजाब में पुलिस की कारकर्दगी और अमन अमान की सूरत-ए-हाल पर भी कई सवालात उठाए हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। चकवाल के नवाही इलाके दोलम्याल में अहमदिया कम्युनिटी की इबादतगाह पर सैकड़ों अफराद के हमले ने अमन अमान की सूरत हाल को न सिर्फ संगीन बनाया, बल्कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त का भी सबूत दिया। चकवाल के दोलम्याल इलाके की एक मुतनाज़ मस्जिद पर मलकियत और कब्जे की कोशिश ने हालात उस वक्त पे काबू कर दिए जब अहमदिया कम्युनिटी और जुलूस के शुरका में तसादम और फायरिंग के नतीजा में एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जिसके बाद मुश्तइल गिरोह की जानिब से अहमदिया कम्युनिटी की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाया गया और सामान को बाहर निकाल कर आग लगा दी गई। इलाका मकीनों की तरफ से दावा किया गया था कि ये मस्जिद मुसलमानों की है, जबकि अहमदिया कम्युनिटी भी इसकी दावेदार है। इस सिलसिले में अहमदिया कम्युनिटी की जानिब से पुलिस को एक दरखास्त दी गई थी कि उनकी इबादतगाह पर हमले का खतरा है और पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात किए जाएं। पुलिस की तरफ से रिवायती तरीका अपनाया गया, जिसके नतीजा में गुज़श्ता रोज हालात इस कदर खराब हो गए कि पुलिस मुश्तइल अफराद को काबू करने में नाकाम रही। इस वाक़े पर पंजाब महकमा दाखिला ने 2 ट्वीट्स करके अपनी जिम्मेदारी अदा की, जिसमें कहा गया कि चकवाल का वाक़या एक गलत फहमी का नतीजा है और हालात पुलिस के कंट्रोल में है, जबकि असल हकीकत इसके बरक्स थी और इस वाक़े से पहले ही अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे और गुज़िश्ता रोज के वाक़े के बाद इलाके में रेंजर्स को भी तलब किया गया। हालिया इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने FIR दर्ज करके सील कर दी है, जबकि इलाके में अब भी कशीदगी है। लेकिन ये कोई पहला वाक़या नहीं। गुज़िश्ता बरस भी चेलम में अहमदिया कम्युनिटी को निशाना बनाया गया था और 2013 में जोसेफ कॉलोनी लाहौर में भी मुश्तइल गिरोह ने सैकड़ों घरों को नुकसान पहुँचाया और मुतअद्दिद मसीही पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए थे। सूबे पंजाब में मॉब वायलेंस इतनी आम क्यों है, इस पर हम बात करेंगे पंजाब के वज़ीर क़ानून सराना सनाउल्लाह साहब से। लेकिन पहले ताज़ा अपडेट लेते हैं चकवाल की सूरत हाल पर डॉन अखबार के नुमाइंदा नबील अनवर से, जो चकवाल में मौजूद है। नबील, सुनने में ये आ रहा है कि अब भी काफ़ी कशीदगी है, खदशा है, कुछ अपडेट बता सकते हैं क्या? आज क्या हुआ? FIR कटा? जी, आज जो है वो डेवलपमेंट हुई है, कोई 40 बंदों के खिलाफ FIR हुई है स्टेट की तरफ से। तो अभी वहाँ पे सिचुएशन जो है वो अभी वो इतनी ज़्यादा कशीदा नहीं है, रिलेटिवली पीसफुल है। लेकिन अभी जो है उनको अहमदी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने घरों में बंद हैं, सेफ जगह में, बाहर जो है पुलिस उन ड्यूटी कर रही है उनके घरों पे। तो ये ऐसी सिचुएशन जो है वहाँ पे चल रही है। पुलिस ने भी कुछ गिरफ्तारियां भी शुरू की हैं, कुछ 7-8 बंदों को पता चला है कि गिरफ्तार भी किया है। अच्छा, कुछ बता सकते हैं इस इलाके के बारे में? अहमदी बिरादरी बहुत काफ़ी दिहाइयों से यहाँ रह रही है, कितने लोग हैं वहाँ? जी, ये गांव की हिस्ट्री तकरीबन 800 साल पुरानी है। यहाँ पे जो है ये जो वर्शिप जो प्लेस थी ये बनाई गई थी 1860 में। 1860 में जब ये बनी थी तो 1900 में कुछ लोग जो वहाँ पे जो है वो MDT सेक्टर्स की तरफ वो कन्वर्ट हुए थे। लेकिन ये वो चल रहा था कि गांव में जो अहमदी कम्युनिटी के लोग थे वो काफी वेल सेटल थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, तो वहाँ पे उन्हें कोई मसला नहीं था। अभी पूरे गांव में जो हर दफा ये हर साल बड़ी बिल्कुल जुलूस होता था, लेकिन बड़ा पर अमल रहता था गांव में, एक पीसफुल
ایٹماسفیئر تھا. لیکن یہ جب ایمبولینس کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تو پھر جو ہے گاؤں کی طرف کئی لوگوں نے ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی کہ یہ جو اب مسجد ہماری ہونی چاہیے, یہ قانون کے مطابق آپ کی نہیں رہی. لیکن یہ 1997 میں انہوں نے کوئی کیس کیا کورٹ میں, تو کیس چل رہا تھا, لیکن 10 سال پہلے ہی تو جو کیس کیا گیا, کیس کے 2-3 سال بعد انہوں نے پیروی کرنا چھوڑ دی مسلمانوں کی طرف سے انہوں نے پیروی کرنا چھوڑ دی, کیس کی پیروی نہیں کی, تو جس کی وجہ سے وہ کیس کیا وہ پینڈنگ ہی رہا, اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. تو اب جو انہوں نے یہ سوچا کہ اب وہ کیس تو ہوا نہیں. ابھی میری وہاں کے ایک بندے سے بات ہوئی ہے جو مسلمانوں کا وہاں پہ ایک لیڈر تھا, ٹھیک ہے, اس نے اپنا نام تو نہیں بتایا, لیکن اس نے یہ کہا جی ہم نے کیس کی پیروی اس لیے کرنی چھوڑ دی تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ عدالت یہ فیصلہ دے دی, یہ کہے گی کہ آپ یہ مینار گرا دیں, لیکن اس کے باوجود جو ان کی پاس ہی رہنی تھی, وہ جو ورشپ پلیس تھی ہمارے پاس نہیں آنی تھی. ہم نے اس کو قبضہ کس پہ کرنے کے لیے ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ٹھیک ہے, اوکے, بہت بہت شکریہ نویر ہم سے بات کرنے کا. رانا ثناء اللہ صاحب, کل جو واقعہ ہوا تھا اس پہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا تھا کہ یہ غلط فہمی ہے, لیکن جو کچھ شواہد سامنے آ رہے ہیں, جو سوشل میڈیا پر بھی ہیں, جو رپورٹر بتا رہے ہیں کہ اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کی گئی تھی, یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوئی؟ نہیں, دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو جس قسم کی سٹوریز کو جو ہے وہ بڑھایا چڑھایا جاتا ہے, وہ تو ایک ان کا اپنا جو ہے وہ ایک کاز ہوتا ہے, یا ان ریگولیٹڈ سا ایک جو ہے وہ سٹانس. میں نے اس لیے جی رانا صاحب اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ جو آن دا گراؤنڈ جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ اور بتا رہے تھے, جو کہانی تھی, جو قصہ تھا. اگر آپ دیکھیں نا, آپ نے اپنا انٹرو بھی جو ہے وہ دیا ہے, اور اس میں آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ جتنا بھی آپ بڑھا سکتی تھیں آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے. اس کے بعد جب آپ کے نمائندے نے بات کی ہے, اس نے بالکل آپ کے انٹرو کے برعکس بات کی ہے. تو اب آپ میری بھی ذرا بات اگر سن لیں, مجھے موقع دے دیں تو بہتر ہوگا. اس پہ دیکھیں, یہ اس وہاں پہ جو یہ ایک معاملہ ہے, اس کی بڑی پرانی ہسٹری ہے, اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ کوئی 100 سال کے لگ بھگ جو ہے یہ ہسٹری بنتی ہے, اور یہ گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ سارے انٹر ریلیٹڈ ہیں, آپس میں رشتہ دار ہیں, آپس میں برادری ہے, آپس میں عزیز ہیں. لیکن بات یہ اصل میں کہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس سے ویسے بھی ایک خط جو میں نے دیکھا ہے جو اس مذہبی گروہ کی جانب سے تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ایسا قدم اٹھائیں اگر یہ ان کے حوالے مسجد نہ کی جائے. اس کے علاوہ 2 دسمبر کو بھی ایک مسجد میں وہاں خطبہ کیا گیا, لوگوں کو اشتعال دیا گیا کہ وہ اٹیک کریں اس مسجد پر, اس عبادت گاہ پر. تو یہ ظاہر ہے آپ کی حکومت کا تو کام تھا نا کہ اس کو پہلے سے کنٹرول کرنا, روکنا. جی, حکومت کا بالکل یہ کام تھا, اور حکومت نے یہ کام کیا ہے, اور اس سلسلے میں وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی موجود تھی. اس سلسلے میں ان کی آپس میں جو ہے وہ گفت و شنید سے معاملے کو ریزالو کرایا گیا, اور جو یہ اس قسم کی باتیں ہوئی تھیں تو باقاعدہ وہاں پہ بیٹھ کے اس چیز کو ریزالو کیا گیا, اور ان لوگوں نے یقین دہانی کروائی کہ نہیں, ہم جلوس کے موقع کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے اس کو اسٹرینتھن کیا گیا. تو یہ نہیں ہے کہ اس معاملے کو ان اٹینڈنٹ جو ہے وہ چھوڑا گیا. ٹھیک ہے. جو احمدی کمیونٹی کی طرف سے جو 5 دسمبر کا خط ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مزید سیکیورٹی دی جائے, تو ان کو مزید سیکیورٹی, ان کا تو کہنا ہے ان کو نہیں دی گئی تھی. جی, ان کو مزید سیکیورٹی جو ہے وہ دی گئی ہے, اور وہاں پہ اگر ڈیوٹی موجود نہ ہوتی تو بہرحال میں اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ کوئی بڑا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا. لیکن اگر وہاں پہ ڈیوٹی موجود نہ ہوتی اور پولیس اور اس کے بعد میں جو وہاں پہ حکومت پہنچی ہے, اگر وہ بر وقت یہ سارے ایکشنز نہ ہوتے تو اس سے وہاں پہ بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اور یہ جو نقصان ہوا ہے اس میں جو یعنی پریما فشائی جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ وہاں پہ جو گارڈ تھے, ان گارڈز کو اس طرح سے فوری طور پہ ان کو ریئیکٹ کرنا ان کا بنتا نہیں تھا. انہوں نے ابھی اس صورتحال میں کہ پولیس وہاں پہ کنٹرول کر رہی ہے, انہوں نے اوپر سے جو ہے وہ فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں کچھ افراد زخمی ہوئے, لیکن وہ اس وقت ان کی جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے, اور ایک جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ہے وہ ایک ہلاکت ہوئی. تو ان گارڈز کو بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ وہ ایک جو ہے وہ پیشنس سے کام لیتے, اور وہ خواہ اس وجہ سے صورتحال جو ہے وہ خراب ہوئی. ورنہ اگر یہ گارڈز فائرنگ نہ کرتے تو معاملہ جو ہے وہ پولیس وہاں پہ افہام و تفہیم سے وہ جلوس وہاں سے گزر جاتا, جس طرح سے پہلے ہمیشہ جو ہے وہ گزرتا رہا ہے. ٹھیک ہے. رانا صاحب, ہم نے ابھی اس وقت بریک پہ جانا ہے, لیکن جو پنجاب میں موب وائلنس کا جو رجحان ہے اس پہ بات کریں گے آپ سے بریک کے بعد.
न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुश आमदीद। चकवाल का अहमदी इबादत गाह के पर जो हमला हुआ उस पर बात करें हम वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब से। राना साहब, जो ऐसा लगता है कि जेलम में भी वाक़या हुआ था अहमदी बिरादरी के ख़िलाफ़, उस वक्त भी रेंजर्स को बुलाना मजबूरी थी, इस बार भी आर्मी रेंजर्स को बुलाना पड़ा, तो आपकी क्या जो पुलिस फोर्स है वो सलाहियत नहीं रखती मॉब कंट्रोल? मेरा ख्याल है कि हमारा ज़ोर दरअसल हर वाक़े के बाद यही होता है कि हम उसमें से नक्श निकालें कि वहाँ पे पुलिस ने कौन सी कोताही की है, वहाँ पे हुकूमत ने कौन सी कोताही की है। जेलम का जो वाक़या है, आपके इल्म में होगा कि उस फैक्ट्री के साथ एक मदरसा है, उस मदरसे में जो मौलवी साहब हैं उनका कुछ मुतालबात या कुछ अनबन थी उन फैक्ट्री वालों से। उनका जो एक ड्राइवर है उसने वहाँ से ये बात फैलाई कि जी यहाँ पे जो है ना वो नऊज़ बिल्लाह कुरान पाक जो है वो जलाया गया है। उसके बाद फिर वहाँ पे जो है वो मॉब इकट्ठा हुआ और उस मॉब ने वायलेंस करते हुए हमला किया वहाँ पे उस फैक्ट्री में के जो मालकान थे उनके घर के ऊपर, और अंदेशा इस बात का था कि उनके घर को या उनके बच्चों को या जो भी अफराद खाना थे उनको नुकसान पहुँचाते। और आप यकीन करें कि वहाँ पे डीपीओ मौजूद था, पुलिस के चंद लोग, यानी उसके साथ सिर्फ अपनी गार्ड थी, उन्होंने अपनी जान पे खेल के उन सब को जो है वो घरों से निकाला और निकालने के बाद जो है वो उनको सेफ जो है वो मकाम तक पहुँचाया। और उसके बाद फिर बहरहाल वहाँ पे जो उन्होंने आग वगैरह लगाई उसको भी कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड वगैरह पहुँचा। बाकी बाद में फिर रेंजर्स और दूसरे लोग वहाँ पे जो है वो पहुँच गए। और उसके बाद हमने उस मामले में इतना सख्त एक्शन लिया कि जो लोग भी उससे में मुलव्वस थे, बाकायदा आईजी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मैं ख़ुद गए वहाँ पे और जाके जो लोग थे उनको बाकायदा आइडेंटिफाई किया और उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन जो है वो कार्रवाई हो रही है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो चलान जो है वो अदालत में पेश किया गया है। इसी तरह से आप कोर्ट राधा किशन का आप देखें, वहाँ पे 5 लोगों को जो है वो सज़ाए मौत की सज़ा हुई है और उनके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो भरपूर अंदाज से जो हुई है। ये वाक़या जो हुआ है, मैं आपको बिल्कुल ये आज ही वज़ीर आला पंजाब ने इस बारे में 2 टोक ऑर्डर्स दिए हैं कि विदिन 1 मंथ जो है ये मुकदमा जो है इसका जो है वो फ़ैसला होना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह ताला विदिन 7 डेज़ जो वो 780A के तहत है, हम इसका चलान जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश करेंगे और विदिन 1 मंथ जो है जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा होगी। लेकिन ये जो आपकी कोशिशें हैं, इसके बावजूद पंजाब में एक टेंडेंसी है मॉब वायलेंस की। जोसेफ कॉलोनी हो जाए, जो हमने वाक़यात है, गुजरावाला में भी अहमदी बिरादरी के ख़िलाफ़ हुआ था, मसीही बिरादरी के ख़िलाफ़ होता रहता है। देखें, जो मसीही बरादरी के ख़िलाफ़ जो वाक़यात हुए हैं उन वाक़यात का रिड्रेसल हमने जिस तरह से किया है गोजरा में और जोसेफ कॉलोनी में, उनको अगर किसी का घर जला है तो उनका किस तरह का उसको बाद में घर बना के दिया गया है, और अगर वाइज कोई जानी या माली नुकसान हुआ है तो उनको किस तरह से जो है वो कंपनसेट किया है। और बाद में मामला ये है कि अब जो गोजरे का केस है, आप यकीन करें कि हमने इतनी कोशिश की कि वहाँ पे जो है वो सज़ा और जज़ा का अमल हो, लेकिन वो लोग हमारे हाथों से निकल गए। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने जो है वो हमारी सुलह हो गई है जी मसला, और उसकी वजह से फिर जब लोग सज़ा और जज़ा के अमल से बचते हैं तो फिर ये चीज़ें जो है आगे बढ़ती हैं। मेरी तो लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि देखिए, जाहिर है फिर अक़लियती बिरादरियाँ जो हैं वो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करती हैं, मुल्क छोड़ने की कोशिश करती हैं, चाहे कानूनी तरीका हो चाहे गैर कानूनी तरीका हो। इसीलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं पंजाब में ख़ुसूसी तौर पर। नहीं, देखें, इसमें ये है कि ये जो इक्का दुक्का वाक़यात, आप इनको इतनी बड़ी तादाद में का लफ्ज़ जो है ये मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। तो इक्का दुक्का जो वाक़यात होते हैं उन राना साहब, एक भी हो जाए तो फिर जाहिर है डर तो बैठ जाता है ना दिल में। चलें, आप अगर एक हुआ है तो फिर उसे एक ही कहें, आप उनको बड़ी तादाद जो है ना वो ना कहें। मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूँ। और दूसरा ये है कि इसमें जो सज़ा और जज़ा का अमल है इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। कोर्ट राधा किशन का केस जो है वो बिल्कुल एक मिसाल है और हम इस केस को भी जो है वो मिसाल बनाएंगे। इसको केस को जो सज़ा और जज़ा का अमल है इसको जो है वो जारी होना चाहिए और इसको इंश्योर किया जाना चाहिए। दरअसल बाद में फिर जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, फिर बयानों से लोग जो है वो आगे पीछे हो जाते हैं, जिस तरह से गोजरा वो हट जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर वो डर और खौफ से होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक इसके पीछे जो मुहर्रिकात होते हैं। नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल पूरी जो है वो श्योरिटी से कहता हूँ
کہ کوئی ڈر اور خوف نہیں، ہاں لالچ ضرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بھی ان نہیں ہونا برادریوں چاہیے۔ میں جائیں رانا صاحب، بات کریں تو وہ ابھی بھی بہت ڈر محسوس کرتے ہیں، جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں گواہی دینے سے۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو اس قسم کے جو فتنہ صفت یا لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنا وائلنس کرنے والے، یہ تو چند لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو گوجرے کے جو واقعہ اگر میں اس کی آپ کو تفصیل سے بتاؤں تو وہاں پہ جب حملہ ہوا ہے اور وہاں سے لوگ کرسچن بستی سے، لیکن کچھ چند لوگ ہی ہوتے ہیں نا، پھر وہ انکنٹرولبل موب بن جاتا ہے۔ سن لینا، جب وہاں سے وہ نکلے ہیں تو کن لوگوں نے پناہ دی ان کو؟ مسلمانوں نے پناہ دی ہے۔ ان کے دفاع کے لیے کون لوگ آئے؟ مسلمان آئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی مسلمانوں کے درمیان اور اقلیتوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی اس قسم کے تعلقات ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو جو ہے وہ دشمن سمجھتے ہیں۔ سب لوگ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہیں جو اس قسم کا عمل کرتے ہیں۔ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو شر پھیلاتے ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ لیکن اب مثال کے طور پر یہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے، اس میں ایک مسجد میں اعلان کیا گیا کہ یہ کام کیا جائے گا، منصوبہ لگ رہا تھا، تو جو ہیٹ سپیچ، جو نفرت آمیز، جو نفرت انگیز جو تقاریر ہیں، ان کو روکنے کے لیے جو آپ کی حکومت جو کوششیں کر رہی ہیں، وہ پھر لگتا ہے نا کہ اس ایک واقعے کی وجہ سے ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ پھر معاملہ بڑا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ 10 کروڑ کی آبادی کا جو ہے یہ صوبہ ہے، جو کہ دنیا میں کئی ممالک سے جو ہے وہ بڑا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ہیٹ سپیچز کے اوپر، مدارس کے اوپر جتنا کام کیا ہے، اور اس بارے میں جتنی جو ہے وہ سزائیں ہوئی ہیں باقاعدہ، جس طرح سے ہم نے لیجسلیشن کر کے ان سزاؤں کو بڑھایا ہے، جرمانے کو بڑھایا ہے، اور جس طرح سے اس کا بالکل جو ہے وہ اسٹیٹ، اور بلکہ اگر آپ کہیں کہ بے رحم جو ہے وہ ہم نے اس کی اپلیکیشن کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ بہت ہی کنٹرول اور بہتر ہیں۔ باقی اگر آپ فرقہ وارانہ یا اس قسم کی بات اگر لیں تو یہ ہسٹری تو صدیوں سے ہے نا، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ یہاں پہ تو کبھی کوئی واقعہ ہوا نہیں تھا اور اب شروع ہوئے ہیں، لیکن بہرحال اب جو ہے وہ کنٹرول میں ہیں، اور یہ سزا اور جزا کا عمل جیسے ہی آگے بڑھے گا انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے، وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ تو آپ جو مسٹرسٹ، جو ڈر اور خوف ہے احمدی برادری کا ہو چاہے مسیحی برادری کا ہو، اس کو بحال کرنے کے لیے آپ کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے وہ جس طرح سے آپ اسی واقعے میں لے لیں، کس طرح سے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ حفاظت کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے کس طرح سے جو ہے وہ جہلم میں ان لوگوں کی جو ہے وہ جان بچائی گئی تھی۔ لیکن دیکھیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ احمدی برادری کی طرف سے جس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی جا رہی ہے، دیکھیں آپ اگر اس قسم کی مہم چلائیں گے تو وہ اس شر کو جس کو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہم کرب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تو اس کو اور پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، رانا صاحب ایکسپوز نہیں کرے، ہم ایک روشنی ڈال رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے، اور اس کو بالکل ڈالنی ضروری ہوتی ہے، ورنہ خبر کی روشنی جو ہے، خبر جو ہے نا وہ خبر کی حد تک روشنی ہوتی ہے، پھر جب اسے آگے جاتی ہے نا تو پھر روشنی سے وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ احمدی برادری جو ہے اس کا ایک ایک گھر جو ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ وہ پاکستانی شہری ہیں، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ یہاں پہ بالکل اس بات کی آزادی ہے۔ میں ان کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ وہ بالکل کوئی خوف محسوس نہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے یہ سوشل میڈیا پہ مہم جو ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے حق میں نہیں جاتی، بلکہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ ایگریویٹ کرتی ہے۔ بہت بہت شکریہ بات کرنا رانا صاحب، لیکن اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد انڈس واٹر ٹریٹی اور نیا جو معاملہ کھڑا ہوا ہے کہ سنتاس معاہدے پر غیر جانبدار ماہر کی تقرری کو روک دیا گیا ہے، بریک کے بعد۔ ورلڈ بینک نے سنتاس معاہدے پر غیر جانبدار ماہر کی تقرری کو روکتے ہوئے پاکستان اور انڈیا کو جنوری تک مہلت دی ہے کہ وہ باہمی طور پر معاملات کو سلجھائیں۔ اس پہ پاکستان پہ کیا اثر ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد عباسی صاحب، جو ماہر جو واٹر ایکسپرٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ بات کرنے کا عباسی صاحب۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ایک کہتے ہیں غیر جانبدار ماہر ورلڈ بینک کی تقرری نہیں کر رہا اور پاکستان اور انڈیا آپس میں باہمی طور پر معاملات کو سورٹ آؤٹ کریں؟
व्हाट डज दैट मीन? पहली तो बात है कि ये ट्रीटी में प्रोविजन है कि अगर आपको कहीं डिफरेंस हो जाए किसी प्रोजेक्ट पे या किसी भी इंडस वाटर ट्रीटी के कोई और भी इशू हो, तो पहले आपस में जो इंडस वाटर कमिश्नर इंडिया है, इंडस वाटर कमिश्नर पाकिस्तान है, दोनों बैठ के आपस में हल करें। बिल्कुल दोनों कैपेसिटी है, दोनों टेक्निकल हैं, ये मैथमेटिक्स है, हल होना चाहिए, कर भी सकते हैं। तो पहली बात है दोनों इस पर मुतफक नहीं हुए। तो उसके बाद दूसरी प्रोविजन है कि क्या आप आर्बिट्रेटर के पास जाना चाहते हैं, जैसे इन केस ऑफ बगलियार में हुआ था, या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे इन केस ऑफ किशनगंगा हुआ था। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा इशू है जिसमें कोर्ट ने या एक थर्ड पार्टी ने ये कहा है कि ये ऐसा कपल है कि अगर बैठ के अगर हल कर सकते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया को बैठ के अपने अपने जो बिल्कुल बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज इंडस वाटर ट्रीटी की जो ट्रीटी है उसको ट्रांसलेट करते देखें कहाँ वायलेशन है। यानी कि दोनों के जो वाटर कमीशंस हैं बिल्कुल ये प्रोविजन उसमें है और ये ऐसा होता भी है, इनके इजलास भी होते हैं, करते भी हैं, जैसे वुलर बराज में हुआ है, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए। फिर तीसरी बात एक और है कि बड़ा शोर मचा हुआ है। सच्ची बात है क्या दोनों प्रोजेक्ट क्या क्वालिफाई करते हैं ये जाने के लिए? मुझसे जब पूछा जाए तो किशन गंगा में तो पाकिस्तान केस लॉस ऑलरेडी हार चुका हो। अच्छा, किस तरह से if you could थोड़ी सी एक्सप्लेन कर सकें? देखिए एक डाइवर्जन था नीलम का, ठीक है, और अगर मुझसे पूछते हैं तो पाकिस्तान ने जो टीम भेजी थी, आप यकीन करें कि मेरा ख्याल वो क्वालिफाई भी नहीं करती कि किसी प्रोग्राम में भी आए, बल्कि वो आपका इस प्रोग्राम के मैं क्या कहता हूँ, छोड़ दें इस बात को, ठीक है, क्वालिफाई नहीं करते। अब जब केस हार चुके हैं और प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में आप उसकी रिजर्वायर भी शुरू वो फिल हो गया है, जिसे कहते हैं ना फेट अकम्प्लिश, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के करीब है, अब ये क्या लेने जा रहे हैं? वो एक बड़ी लंबी टेक्निकल ख्याल आया और दिफा भी सही तरह से नहीं किया, बिल्कुल डिफेंस नहीं किया। इसी तरह ये जो रटले दूसरा, इसका भी प्रोजेक्ट है 2014 में इंडिया ने क्लाइमेट चेंज में इसकी जो कार्बन क्रेडिट वो भी जीत चुका हुआ है। और ये प्रोजेक्ट 2013 में उनके इंडियन प्राइमर ने इसका इनॉग्रेट किया था और इसकी अच्छी खासी फिजिकल प्रोग्रेस है। ये प्राइवेट सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर मतलब ये कि उनकी NHPC उनके जो वापडा नहीं कर रहा बल्कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी भी पेस काफ़ी आ चुकी है। ये एक बात है कि पाकिस्तान को ख्याल उस वक्त क्यों आता है कि जब काफ़ी काम शुरू हो चुका होता है, उसके बाद हाइप क्रिएट होती है, फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते हैं या न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। जैसे मैं बताऊँ कि न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के जो एक बात बता दूँ मुझे, जो है इसके 3 इजलास हुए थे, 4, एक पेरिस, एक लंदन, एक वाशिंगटन, एक जेनेवा। और ये कब हुए थे? ये 2007 की बात, ठीक है। तो मैंने उस वक्त के इंडस वाटर कमीशन से पूछा था कि मेलबोर्न में रख लेते, सिडनी में रख लेते, पूरी दुनिया की सैर तो हो जाती है। बात ये है सीरियसनेस अगर हो तो हम यहाँ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात वो बजाय कि इंडिया को ब्लेम करने की, पाकिस्तान में क्या कैपेसिटी है कि हम जेन्युइन ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो सच्ची बात ये है कि हम जेन्युइन ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते। हम ज़्यादातर हेरसे के ऊपर या किसी लीडर के कहने पे, किसी मजहबी लीडर कहने पे, जी इंडिया पानी लेके चला गया, पानी छीन गया, अभी जारियत होगी, ये होगी। आपके प्रोग्राम में मैं इंडिया का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बल्कि बिल्कुल उनसे हार्ड डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, हम भी आर्टिकल लिखते हैं। लेकिन अभी तक इंडिया ने कोई पानी चोरी पाकिस्तान का नहीं किया। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बेस्ड ऑन अपना, मेरे भी अपना कोई क्रेडेंशियल है, उस बेस पे कह रहा हूँ कि पानी अभी तक उसे चोरी नहीं किया और ना अगले 5 साल में ये उसमें कैपेसिटी आ सकती है। क्योंकि जाहिर है जो नरेंद्र मोदी के हालिया कुछ बयानात थे जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, ड्राई कर देंगे, ये सारा काफ़ी मीडिया में उछाला भी गया था। और फिर जब ऐसी बात आती है तो और ज़्यादा डर लग जाता है कि ये देखिए पानी की जो डिवीजन है ना, ये एक मैथमेटिक्स है। आपके गिलास में आप बोतल वाटर पीती हैं तो लीटर्स में लिखा है और आपके सामने गिलास में पड़ा मुझे कितनी, ये क्वान्टिटी है, ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में अगर इंडिया में अगर इंडियन प्राइमर है तो पाकिस्तान में भी लोग बैठे हुए, इतनी आसानी से ये ऐसा नहीं हो सकेगा कि पाकिस्तान का पानी चुरा ले गया या पाकिस्तान की ट्रीटी को एडवांस वायलेट कर दी। इंडिया जो है वो फिर इट टेक्स एडवांटेज ऑफ द लूप होल्स जो शायद आप कह रहे हैं जो गैर वाज़ेह ज़बान है इस मुद्दे में। ऐसी बात नहीं। सच्ची बात ये है कि अभी स्वाय 3-4 प्रोजेक्ट जो अनाउंस किए, जो अभी बनने शुरू नहीं हुए, वो देखने पड़ेगा। जैसे एक है बरसर डैम है एक, और दूसरा हिमाचल प्रदेश में जो कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं चनाब की ब्यास के साथ, दैट्स वेरी डेंजरस मूव। आई थिंक कि अगर दोनों की कनेक्टिविटी कर दी जाए, यानी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में लिंक किया जाए,
तो फिर पाकिस्तान के लिए डिजास्टर है, पर्टिकुलरली जो चुनाव है। ये दो प्रोजेक्ट अगर वो सीरियस हो जाएं और इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें फिर तो वाकई बड़ी सीरियस बात है। वो अभी तक पाकिस्तान ने कोई ऑफिशियली ऑब्जेक्शन उन पे नहीं किया, यानी जसपा डैम जो कि ये स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, प्रोविजन देगा कि वहाँ से चनाब कनेक्ट होगा ब्यास के साथ। अच्छा, तो पाकिस्तान ने अगर एतराज़ात नहीं उठाए तो ये मौका है ना कि अब एतराज़ात उठाएं, इस पे काम करें, अपना केस तैयार करें। देखिए, आपने बड़ी एक डिबेट वो की है, शुरू की कि इतराज़ात करने के लिए भी तो बंदे को क्वालिफाई होना चाहिए। हमने जो दोनों केस आ रहे हैं, स्पेशली किशन गंगा, कभी हमारी टीम देखिएगा, आप नाराज़ ना होइएगा, आपकी अखबार का एक रिपोर्टर टीम लीडर था उसका। देखिए, ये भी पाकिस्तान में होगा, आपका चैनल बड़ा पावरफुल है, आपका पेपर बड़ा पावरफुल है, ठीक है। तो द इंडियन साइड भी देखिएगा कौन थे। तो ये इश्यू सिर्फ ये है कि एक क्वान्टिफाई करना, एक्सपर्टी की देखें कि हाँ ये से गलती की है। देखिए, हम जैसे अंपायरिंग है, अंपायरिंग के लिए आपको बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, ये ना उसको गेम का एबीसी नहीं पता। पाकिस्तान में ये कैपेसिटी, मेरिट पे, गुड गवर्नेंस, ये सारी बातें, ये अभी बड़ा लंबा सफ़र है, ये भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको भी अच्छे 3-4 प्रोग्राम और करने पड़ेंगे, अपने टीवी चैनल के बोर्ड को रोकना पड़ेगा कि देखें आपके ठीक है ताल्लुकात अगर प्राइम मिनिस्टर या पुराने प्रेसिडेंट से तो किशन गंगा में आप जगह टीम लीडर बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बात ठीक है, लेकिन अब्बासी साहब देखिए, पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहा, तो आपको लगता है कि जनवरी तक बाहमी तौर पर ये सुलझा सकेंगे, बातचीत करेंगे क्या? वाटर कमीशन फॉर द बेस्ट क्या एक, देखिए नेबर्स हैं, एक बात बताऊं, रहना हमने इकट्ठे है ना, वो यहाँ से यूरोप जा सकते हैं ना हम यहाँ से अफ्रीका जा सकते हैं। इसके लिए जो ट्रीटी है मॉडल था, सक्सेस मॉडल था बिल्कुल दोनों मुल्कों में। एक और है, कहते हैं कि एक दफ़ा अभी भी चांस दें कि दोनों मुल्क बैठ के बात करें, अच्छी बात है, टेबल टॉक पे बात होगी, ट्रीटी है बड़े। देखिए 1947 से 1960 13 साल लगे थे, दुनिया की बड़ी एक्सटेंसिव ट्रीटी है जिसमें बड़े बड़े मुल्क, इसमें बड़े मुल्कों की कंट्रीब्यूशन है। इस ट्रीटी के अंदर इंडिया की भी $162 मिलियन की कंट्रीब्यूशन है, उनको भी ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, तब तरबेला मंगला सब चीज़ें बनी थी। तो इतनी आसानी से इसको शेल्फ होना शायद दोनों मुल्कों की मुनासिब नहीं है और हो सकता है। लेकिन आप ये भी देखिए, अब ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात तो लगाता है, जैसे हमने पहले भी बात की, लेकिन हम खुद अपने पानी को स्टोर करने की हम इक़दाम नहीं उठाते। देखिए, वो तो बात है कि पाकिस्तान में जो पहली बात ये है कि आपके सामने कितने 4 साल ये गवर्नमेंट बात करती रही है कि हम एक LNG लेके आ रहे हैं, गेम चेंजर होगी, उससे सिर्फ काम बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। इंडिया ये आर्गूमेंट तो इस्तेमाल करता है, हम कालाबाड़ डैम नहीं बना सके। देखिए 20 साल जो भी कुछ है, आपके सारे चैनल मीडिया काफ़ी लीडर्स की जगह नहीं बिठा सके, सीनेट नहीं बिठा सकी, कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, एक पेज पे नहीं आ सके, ये चीज़ें तो कैश कराते हैं। फिर एक और बात है, वो कहते हैं जब फ्लड आता है तो फिर देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी हेल्प करती है, यून करता है, जैसे 2010, 11, 12, 13, 14 बिल्कुल, तो हम देखिए पानी भी स्टोर करके देंगे, फिर हमको बिजली भी बना के देंगे, तो हम हैं ना। वो कहते हैं हम ऑलरेडी वेजिटेबल भी इनको देते हैं, 20-50 कितनी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, यानी कि हम अपनी मदद आप नहीं करते। लेकिन हमारे पास वक्त हो रहा है और हमें ब्रेक पे जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब हमें वक्त देने का। ब्रेक के बाद हैव यू सेड नो टू करप्शन टुडे, देखते हैं कि जो नैब की मुहिम है उसके बारे में लोगों की क्या राय है। वेलकम बैक टू द शो। कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब का दावा है कि इदारे के कायम होने के बाद 270 बिलियन रुपए से ज़्यादा रकम नादहिंदगान से वापस हासिल की गई है, लेकिन पैनामा लीक्स के मामले पर नैब की अदम कार्रवाई की वजह से तनकीद का निशाना भी बना है। तो फिर नैब की करप्शन के खिलाफ आगाही की मुहिम को लोग किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए न्यूज़ वाइज के लिए सारा अती की ये रिपोर्ट। मैं हूँ इस्लामाबाद की पोश इलाके की कौसार मार्केट और इस वक्त खाने का वक्त है। बात की जाए खाने की तो पाकिस्तान में एक चीज जो बहुत खाई जाती है वो है पैसा। शायद इसलिए नैब ने से नो टू करप्शन मुहिम का आगाज किया है और इस सिलसिले में लोगों को बहुत से टेक्स्ट मैसेजेस भी आए हैं। तो लोगों से जानते हैं कि इस टेक्स्ट मैसेज के जरिए क्या करप्शन का खात्मा हो जाएगा। आइए जानते हैं लोगों की राय। आप लोगों को नैब की तरफ से कोई टेक्स्ट आया है रिसेंटली?
نیب تو جی بس میسیجز کر رہی ہے سے نو ٹو کرپشن. اچھا. اور سے نو ٹو کرپشن بس یہ میسیجز کی حد تک ہے جی, اور یہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی کوئی آف شور کمپنی ہے؟ نہیں جی میری کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے جی. پاناما لیکس میں نام ہے جی میں شریف برادران میں سے نہیں ہوں جی. ساری عوام کو بھیج رہے ہیں جن کا خون چوس کے لوگ جو ہیں کرپشن کر رہے ہیں ان کو میسیجز بھیج رہے ہیں یہ, اور جو کرپشن کر رہے ہیں ان کو بالکل نہ میسیجز کر رہے ہیں, نہ ان کو پکڑ رہے ہیں, نہ کوئی اور مطلب کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. یہ چاہتے ہیں کہ لوگ خود بخود ہی سے نو ٹو کرپشن کر دیں تاکہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. میرا کمنٹ یہی ہے جی کہ فرسٹ آف آل نیب شڈ سے نو ٹو کرپشن. یہ مہم تو ہے ملک کی, لیکن کچھ لوگوں کو یہ ٹیکس آیا ہے, کچھ کو نہیں آیا. ہم اور لوگوں سے بات کریں گے اور دیکھیں گے ان کا کیا خیال ہے. آپ کے خیال میں کون لوگ زیادہ کرپشن میں انوالو ہیں پاکستان میں سر؟ آئی تھنک پولیٹیشینز, ڈاکٹرز, ایوری بڈی, سب لوگ. کوئی پروگرام کرے یا کوئی مووی بنائے یا کوئی جس سے زیادہ انفارمیشن ملے, ایک ٹیکس سے تو کچھ بھی نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. کرپشن کی اس مہم کے خلاف اوپینین اگر صاحب اقتدار سے ہی لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہوگا. مجھے بتائیں کہ ایک ٹیکس سے کرپشن رک جائے گی؟ نہیں, بالکل نہیں رکے گی, مگر کم از کم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اس وقت حکومت کا موڈ کیا ہے. کتنا اس کا امپیکٹ بنے گا لوگوں کے؟ آئی تھنک افیکٹو اس لیے بھی ہے کیونکہ اگر آپ جب ریسیو کرتے ہیں, اور یہ ایک دفعہ نہیں آ رہا, اگر آپ دیکھیں گے دن میں کافی دفعہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے, تو ری اٹریشن آف اے میسج وچ از اے گڈ میسج, آئی تھنک از ویری گڈ فار دی اویئرنیس, اینڈ آلسو گیوز اے میسج ویری کیٹیگورک کہ گورنمنٹ وانٹس دیر شوڈ بی نو کرپشن. ایک اپوزیشن کی کیمپین چل رہی ہے کرپشن کے خلاف, ایک نیب کی چل رہی ہے. آپ کا خیال ہے کون سی زیادہ مؤثر ثابت ہوگی کرپشن ختم کرنے کے لیے اور اس کے خلاف اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, ایک جماعت جو کہ اپوزیشن کی جماعت جو کہ صرف اس بنیاد پہ بنائی گئی کہ انصاف ہوگا, اور جس صوبے میں ان کی حکومت ہے وہاں انصاف کا ادارہ ہی بند کر دیا گیا, اور دوسری سائڈ پہ جن کی وہ مخالفت کرتے ہیں حکومت کی, وہاں پر تمام وہ ادارے کام بھی کر رہے ہیں, اور حکومت اپنے طور پہ بھی. اور یہ تو اب انٹرنیشنلی آپ نے دیکھ لیا, جو اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے اس نے بھی کہا کہ پاکستان کی کرپشن کے انڈیکس میں بہتری آئی ہے. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.